हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी एक सीरीज़ चल रही थी लूसेंट जीके वन लाइनर, जिसमें हम टॉप 2100 क्वेश्चंस को देख रहे हैं और इन 2100 क्वेश्चंस के अंदर आपकी पूरी लूसेंट कवर हो जाएगी। और ये सीरीज़ का ये हमारा 8वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अंदर हम हर क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो देखिए, जैन धर्म के बारे में जो हमें शुरुआती जानकारी मिलती है वो हमें कल्पसूत्र से मिलती है। ठीक है, कल्पसूत्र नामक एक ग्रंथ से मिलती है। यह ग्रंथ भद्रबाहु के द्वारा रचित इसको किया गया है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है? भद्रबाहु हैं। और जो जैन तीर्थंकर रहे हैं उनकी जीवनी भी हमें इसी ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, तो आपके 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर कवर होते हैं। पहला कि जैन धर्म का जो शुरुआती इतिहास है वो हमें कहाँ से मिलता है? कल्पसूत्र से। दूसरा प्रश्न, कल्पसूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो यह है जैन धर्म का। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। और जैन तीर्थंकर की रचना जो जीवनी है वो कहाँ से मिलती है? वो भी कल्पसूत्र से मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो इनको जुड़वा राजधानी कहा था पिग्गट ने। ठीक है, पिग्गट को इतिहासकार है और इसने ये कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? एक प्रकार की जुड़वा राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आज का कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? देखिए, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर को त्याग दिया था। घर त्यागने से पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और इन्होंने गृह त्याग जब किया तो उसको क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण इस शब्द का प्रयोग किया गया है इनकी गृह त्याग की घटना को। ठीक है, जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, और जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया तो उस घटना को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हुई तो उस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि महापरिनिर्वाण का संबंध बुद्ध की किस घटना से संबंधित है? उनकी मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो उनके प्रथम उपदेश से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए, जो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीही, इनका जन्म बैतलहम में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? यरूशलेम में पड़ता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो ये यरूशलेम है ये किस देश की राजधानी है? ठीक है, वर्तमान में। और जब इनका जन्म होता है ईसा मसीह का तो इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है आज। ठीक है, वर्तमान में इनका जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में। और एक और त्यौहार मनाया जाता है ईसाई धर्म के लोगों द्वारा जिसको कहते हैं ईस्टर। तो ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है जब इनका पुनर्जन्म होता है तब, क्योंकि आपको पता है ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया जाता है, फिर कुछ टाइम बाद जब इनका पुनर्जन्म होता है तो उस अवसर पर मनाया जाता है ईस्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कुल प्रांत कितने थे? तो यहाँ पर ये प्रश्न देखिए, थोड़ा यहाँ पर मैं कर देना। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में कुल प्रांत कितने थे? तो प्रांतों की संख्या थी 5। प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। ठीक है, और जो इनका शासक होता था उसको कुमार कहते थे, या फिर उसको आर्यपुत्र कहते थे, या फिर उसको राष्ट्रिक उसके लिए एक शब्द यूज़ करते थे। ठीक है, कहाँ का? जो प्रांतों का शासक होता था। ठीक है, और जो प्रांत होते थे, मान लीजिए ये एक पूरा प्रांत है तो प्रांत को कई सारे विषयों में बांटा गया था। ठीक है, ये कई सारे विषय होते थे जिनका जो शासक कहलाता था वो विषयपति कहलाता था। एक प्रश्न और बनता है कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो सबसे छोटी इकाई जो शासन की थी वो थी ग्राम, जिसका जो वो होता था, जो शासक होता था वो कौन होता था? ग्रामिक होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संगम काल के लोग किस पक्षी को शुभ मानते थे? देखिए, जो संगम काल था उसके लोग किस पक्षी को शुभ मानते थे? कौवे को वे लोग शुभ मानते थे, क्योंकि कौवा क्या करता था? कौवा जो उनके घर मेहमान आने वाले होते थे तो उनको वो सूचना कर देता था, यानी कि कौवा उन्हें आने वाले मेहमानों के बारे में सूचित करता था। ठीक है, ऐसा उन्हें लगता था। और जो नाविक होते थे तो वो समुद्रों में भी कौवों उनकी मदद करते थे सही मार्ग का बोध कराने के लिए। ठीक है, तो कौवों को संगम काल में काफ़ी शुभ माना जाता था। ठीक है,
अगला है अरब निवासी अल मसूदी ने किन शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। तो देखिए जो ये अल मसूदी है यह अरब का निवासी है और यह उस समय जो राष्ट्रकूट शासक था इंद्र तृतीय, तो इसके शासनकाल में भारत आता है, ठीक है, इंद्र तृतीय, और इसने राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था, ठीक है। राष्ट्रकूटों से भी 2-3 प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग इनका संस्थापक था। और अगर पूछेगा अंतिम शासक कौन था, तो कृष्ण तृतीय इनका अंतिम शासक था, ठीक है, कृष्ण तृतीय, यह आपको ध्यान में रखना है। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी, तो मान्याखेत इनकी राजधानी थी, ठीक है। कहाँ थी इनकी राजधानी, मान्याखेत में इनकी राजधानी स्थित थी। और एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री के अंदर कि त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष, तो ये किन किन के बीच होता है, उसमें एक शासक होते हैं राष्ट्रकूट शासक, ठीक है, दूसरे होते हैं पाल शासक, और तीसरे होते हैं जो गुज्जर प्रतिहार वंश होता है उसके शासक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच होता है, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। चलिए अगला है महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था। तो देखिए महमूद गजनी या महमूद गजनवी, इसने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था यह 1000 ईस्वी में किया था। इसने भारत पे कुल 17 आक्रमण किए थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि इसने कुल कितने आक्रमण किए थे, 17 आक्रमण किए थे। और पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में इसने पेशावर पर किया था। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, और इसका अंतिम आक्रमण था जाटों के खिलाफ, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण कब किया था, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अगला है मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य सुल्तान कौन था। देखिए मध्यकालीन यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा है, उसके बाद मुगल भी मध्यकालीन में ही आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा रहा है सुल्तानों के बारे में। तो मध्यकालीन के जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे ज़्यादा योग्य सुल्तान जो था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि इसको बेवकूफ़ भी बोला गया है, ठीक है, रक्त पिपासु इसको बोला गया है, ठीक है, अपनी योजनाओं के कारण, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिक्षित, योग्य और विद्वान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक असफल शासक रहा, क्यों, इसका कारण क्या था, क्योंकि यह इसका जो व्यवहारिक ये राजनेता नहीं था, यानी कि ये नेता बनने लायक ही नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न है किसकी सहायता से विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा समाप्त की थी। तो ये भारत से ठगी प्रथा का जो समापन किया था वो विलियम बेंटिक ने किया था वर्ष 1830 में, जिसमें उनकी सहायता की थी कर्नल स्लीमैन ने, ठीक है। तो कर्नल स्लीमैन की सहायता से विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत किया। विलियम बेंटिक ने ही भारत में सती प्रथा का भी अंत किया था। कब किया था इन्होंने, 1828 या 29 में किया था आई थिंक, ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है। तो अगर पूछेगा सती प्रथा का अंत किसने किया, विलियम बेंटिक ने, किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगर ऑप्शन में विलियम बेंटिक ना आए तो फिर आप राजा राम मोहन राय पे टिक कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर विलियम बेंटिक ना आए तो फिर आप कर्नल स्लीमैन पे टिक कर सकते हैं। अगला है पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई। तो महिला विश्वविद्यालय खोला गया था पूना में कब, 1916 में, ठीक है। और 1916 में उस समय जो भारत का वायसरॉय था वो कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसरॉय था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको प्रश्न बन सकता है कि पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर या किस वायसरॉय के शासनकाल में की गई थी, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही टाइम पे कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। देखिए 16 में महिला विश्वविद्यालय खोला गया, 17 में इसने सैडलर आयोग का गठन किया। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। 1918 में इसने रोलेट एक्ट पारित किया। जलियांवाला बाग इसी के टाइम पे हुआ। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन वो इसी के टाइम पर होते हैं, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे। इसका जो टाइम पीरियड था वह 1916 से लेकर 1921 तक था, ठीक है। चलिए अगला है भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन, ठीक है, कर नहीं आंदोलन किसने चलाया था। तो आपको सीधा प्रश्न बन सकता है कि गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। कर नहीं आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों उल्टे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको सीधा पूछ लेगा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, या फिर ऐसा पूछ लेगा कर नहीं आंदोलन किसने चलाया था। तो महात्मा गांधी ने 1918 में, ठीक है। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक एवं आध्यात्मिक गुरु कौन थे। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, तो इनके भी कोई राजनीतिक गुरु रहे होंगे और उनका नाम था MG रनाडे, ठीक है, यानी कि महागोविंद रनाडे इनके राजनीतिक एवं आध्यात्मिक गुरु थे। किसके, गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। अगला प्रश्न है
सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की जो ये उपाधि मिली थी यह रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको दी थी, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी की उपाधि मिली थी यह उन्हें हिटलर ने दी थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनको देश नायक किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हिटलर ने क्या कहा? नेताजी, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये देखिए, ये प्रश्न उत्तराखंड के किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह 1872 में पारित होता है। और उस समय जो भारत का वायसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे यह अधिनियम पारित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं, यह कथन किसका है? तो देखिए, जो यह स्टेटमेंट है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं, ये कहा था लुई 14वें ने, ठीक है। तो जो लुई 14वां था ये फ्रांस का शासक था और इसने यह स्टेटमेंट दिया था। फ्रांस से हमको 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं फ्रांस की हिस्ट्री से, कि फ्रांस के अंदर जो राज्य क्रांति होती है वो कब होती है? तो फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। और उस समय जो फ्रांस का शासक था उसका नाम था लुई 16वां, ठीक है। लुई 16वां उस समय वहाँ पे शासन कर रहा था 1789 में। और 1789 14 जुलाई को इन्होंने क्या करते हैं, जो वहाँ पे जो आंदोलनकारी होते हैं वहाँ की एक जेल थी बास्टिल जेल, तो बास्टिल जेल को वो तोड़ देते हैं, जितने भी बंदी रहते हैं उनको मुक्त करा देते हैं और 14 जुलाई को मनाते हैं नेशनल डे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इन्होंने क्या किया था, उन लोगों को वहाँ से मुक्ति दिलाती थी, ठीक है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए, आपको जैसे पता है कि उत्तराखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर उत्तराखंड में 1-2 साल पहले का करंट अफेयर पूछा जाता है। आपको पता होगा 2018 में फ्रांस ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता और 14 तारीख को ही जीता था, 14 जुलाई को ही जीता था, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है ये, ठीक है, कब जीता था, ऐसे करके। अगला है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो होती है पूरे विश्व में वह इंग्लैंड में हुई थी। और अगर पूछेगा पर्टिकुलरली किस उद्योग के थ्रू हुई थी, तो सबसे पहले जो सूती उद्योग है उसके थ्रू यह क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड कैसे, इंग्लैंड में ही क्यों हुई थी? देखिए, उस समय जो इंग्लैंड था कई सारे देशों पर राज कर रहा था और इंग्लैंड के पास जितना भी सारा जो रॉ मटीरियल होता है ना, वो सभी इसके पास अवेलेबल था। तो क्रांति इसी के यहाँ से शुरू होनी थी। यानी कि जो औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि जो बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हुए वो कहाँ से शुरू हुए? इंग्लैंड से, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल तो उनके पास था ही ऑलरेडी। अगला है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं? देखिए, जो दिन रात छोटे बड़े होते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति, जिसको हम परिक्रमण गति भी कहते हैं, उसके कारण होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रश्न बनता है, पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होते हैं? वार्षिक गति या फिर परिक्रमण गति, ठीक है। अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिन रात होते हैं। देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा दिन रात छोटे बड़े होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि दिन रात किस गति के कारण होते हैं? यह जो दैनिक गति होती है, जिसको हम घूर्णन गति कहते हैं, उसके कारण ये होता है, ठीक है। देखिए, वार्षिक गति का मतलब सूर्य के चक्कर काटती है पृथ्वी, ठीक है। और दैनिक गति का कारण कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, ठीक है। तो अपने एक्सिस पर घूमने में पृथ्वी को लगभग 23 घंटा और 56 मिनट के आसपास लगता है, यानी कि लगभग 24 घंटा। और जो वार्षिक गति होती है इसमें लगभग 365 दिन और 6 घंटे यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है कि जो पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम चेंज होता है, वो किस गति के कारण या किसके कारण होता है, उसका कारण क्या है? इसके 2 कारण है मुख्य, एक है वार्षिक गति और दूसरा है पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ये दोनों कारण हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? देखिए, सबसे पहले यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि पृथ्वी गोल है? ये पृथ्वी को सबसे पहले गोल किसने माना था? पाइथागोरस ने। उसके बाद न्यूटन आता है, न्यूटन कहता है कि पृथ्वी नारंगी के समान है। और न्यूटन के बाद आता है जेम्स जीन, जिसने कहा कि पृथ्वी नाशपाती के समान है, ठीक है। अगला है, चार्ल्स रिक्टर द्वारा रिक्टर स्केल का विकास कब किया गया? देखिए, रिएक्टर स्केल या रिक्टर स्केल हम जिसको बोलते हैं, जिसके हम भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, इसका विकास 1935 में किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिएक्टर पैमाना होता है, रिएक्टर स्केल जो होती है भूकंप मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, उसका विकास 1935 में किया गया था। इसके अंदर जो नंबरिंग होती है, कितना हम पढ़ सकते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक इसके अंदर पाठ्यांक होते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक बार प्रश्न बना था
कि रिएक्टर स्केल के अंदर जो एक नंबर से अगले नंबर का जो भूकंप होता है वो कितना अधिक उससे ज़्यादा उसकी तीव्रता होती है। जैसे मान लीजिए कि एक भूकंप आता है उसकी तीव्रता 2 है और एक भूकंप आता है जिसकी तीव्रता 3 है, तो इन दोनों में फ़र्क कितना होगा? तो जो ये वाला भूकंप होगा ना 3 नंबर वाला, इस वाले भूकंप से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, तो हर 10 गुना बढ़ता रहता है। ठीक है, अगला है हमारा उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो देखिए जो उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं इनको हम प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही घास के मैदान जो हैं अलग अलग जगहों पे हैं उनको भी नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे अर्जेंटीना में भी जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? तो जो अर्जेंटीना के घास के मैदान हैं उनको पंपास कहा जाता है। ठीक है, पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी बोला जाता है। ठीक है, और जो घास के मैदान ब्राज़ील में पाए जाते हैं उनको बोला जाता है कंपास। ठीक है, और जो अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं तो अफ्रीका के अंदर वालों को बोला जाता है सवाना। ठीक है, सवाना किस प्रकार के हैं? यहाँ उष्ण प्रकार के हैं। और अगर पूछेगा अफ्रीका के जो शीतोष्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वेल्ड। ठीक है, चलिए अगला है किस महासागर की आकृति एस आकार से मिलती जुलती है? तो देखिए एस आकार वाला महासागर कौन सा है? तो वह है अटलांटिक महासागर। और अगर प्रश्न बन जाए कि त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर महासागर कौन सा है? तो वह है प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला है किस इकाई द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज़ किया जाता है? तो सही जवाब है डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन का यूज़ किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। अगला है विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किस देश में होता है? तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मक्का होता है यह अमेरिका में होता है। ठीक है, अगला है कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो उपनाम है यह बेल्जियम को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं, ऐसे प्रश्न। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं, यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये उपनाम हैं। ठीक है, अगला है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? देखिए प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप समूह को। ठीक है, हवाई द्वीप समूह को कहा जाता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? देखिए भू आविष्टित देश वो होता है जिसके चारों ओर ज़मीन होती है, जिसके चारों ओर किसी भी तरफ पानी नहीं होता है, उसको हम भू आविष्टित देश कहते हैं। और इन देशों में सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। ठीक है, और अगर प्रश्न बन जाए कि पूरे विश्व में कितने दोहरे भू आविष्टित देश हैं तो उनकी संख्या है 2, लिंचेस्टाइन और उज्बेकिस्तान। दोहरे भू आविष्टित देश की मतलब कि जैसे कोई देश है और उसके चारों ओर जितने भी देश हैं ना वो सभी के सभी कैसे हैं? वो खुद ही भू आविष्टित देश हैं। तो ऐसे वाले तो वो कितने देश हैं? 2 हैं, लिंचेस्टाइन और उज्बेकिस्तान। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? देखिए सतपुड़ा की पहाड़ियों से प्रश्न बनता है एग्जाम में। यह मध्य प्रदेश में है और इनकी जो सर्वोच्च चोटी है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। यहाँ की धूपगढ़ी जो है यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहीं से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल भी होता है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही ताप्ती नदी निकलती है। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? देखिए शिव समुद्रम जो जलप्रपात है यह कावेरी नदी पर बना हुआ है और यह कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में है और किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। अगला है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है यह कोयम्बटूर में है। और अगर पूछेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान ये संस्थान कहाँ है? तो यह लखनऊ में है। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रीय गन्ना पूछेगा तो कोयम्बटूर और भारतीय गन्ना पूछेगा तो लखनऊ, हालांकि नाम भी अलग अलग है। प्रजनन संस्थान क्या है? कोयम्बटूर में और अनुसंधान संस्थान है लखनऊ के अंदर। ठीक है, अगला है भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो ये जो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है यह 2018 में खोला गया था गुजरात के बड़ौदा में या बड़ोदरा में। ठीक है, एक ही नाम है। तो गुजरात के बड़ोदरा में ये खोला गया था 2018 में। ठीक है, वर्तमान में भारत के रेल मिनिस्टर कौन है? तो पीयूष गोयल वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। ठीक है, अगला है
भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जीएनपी, जीडीपी की बात नहीं हो रहा है, जीएनपी। तो जीएनपी हो चाहे जीडीपी, सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कौन सा क्षेत्र देता है अर्थव्यवस्था का? जो तीसरा क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे बैंकिंग आता है, बीमा आता है, चिकित्सा आती है, शिक्षा आती है, ये सभी किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? देखिए, जो शुरुआत की 3 पंचवर्षीय योजना है इनमें किसी न किसी क्षेत्र को टारगेट किया गया था, इसके ऊपर हम ज़्यादा काम करेंगे। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें रखा गया कि कृषि को यहाँ पर हम प्राथमिकता देंगे। ठीक है, कृषि को प्राथमिकता दी गई। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई उसमें जो उद्योग थे, खासकर भारी उद्योग, उनको प्राथमिकता दी गई। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, अगला है भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरुआत कब किया गया? तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जो की गई है यह 12 मई 2020 से की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है किस वर्ष से बजट का टेलीविज़न पर प्रसारण शुरू किया गया? देखिए, बजट को टेलीविज़न पर प्रसारित करने की जो ये शुरू हुआ है 1992 से। ठीक है, और 1992 में आपको पता है कि रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग पेश होते थे। तो रेल बजट पहली बार टीवी पे आया 25 फरवरी 1992 को, और जो आम बजट होता है वो पहली बार आया 28 फरवरी 1992 को। ठीक है, तो बजट कब से टेलीविज़न पर प्रसारित होते हैं? 1992 से। ठीक है, अगला है वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो देखिए, भारत के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है रत्न, नवरत्न वाली कंपनियां, महारत्न कंपनियां, ये कॉन्सेप्ट आया कब था? पहले ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आया था 1997 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो अगर बात करें, कुल महारत्न कंपनियाँ 10 हैं। ठीक है, जो प्रमुख कंपनियाँ हैं जो महारत्न में है, इनके अंदर देखिए कौन कौन सी आती है। एनटीपीसी आ गई, ओएनजीसी इसी के अंदर आती है। ठीक है, जो गेल होती है, बीएचएल है, वो सारी कंपनियां किसमें है? आईओसी है जो। ठीक है, वो सभी हमारी महारत्न कंपनियां हैं, इनकी संख्या 10 हैं। अगर पूछेगा नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, तो नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है यहाँ पर। ठीक है, एमटीएनएल, जो बीएल है, नालको हो गया। ठीक है, ये सारी कैसी कंपनियां हमारी नवरत्न कंपनियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। केवल संख्या आपको याद रखनी है, और इनको तो आप याद रख सकते हैं कि महारत्न कंपनियां 10 हैं, तो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगला है हमारा निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निर्यात आयात यानी कि एग्जिम बैंक की बात हो रही है, और एग्जिम की अगर फुल फॉर्म देखें ना तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, तो निर्यात आयात बैंक जो है एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम आया था यह ब्रिटिश संसद में पेश होता है 4 जुलाई 1947 को, और वहाँ से पारित हो जाता है 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट हैं, आपको याद रखनी है। और उसके बाद फिर 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाता है। तो ये कब पेश किया जाता है? 4 जुलाई 1947 को, और पारित कब हो जाता है ब्रिटिश संसद से? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, और इसमें धाराएं कितनी थी? जो ये अधिनियम आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें कुल धाराएं थी 20 धाराएं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनके निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसके बारे में उल्लेख किया गया है संविधान के आर्टिकल 54 में। ठीक है, संविधान संशोधन के लिए कितनी विधियों को अपनाया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कितने प्रकार से संविधान संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद नहीं पूछा जा रहा है, प्रकार पूछे जा रहे हैं, कितने मेथड है करने के। तो देखिए, 3 तरीकों से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला तरीका है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति के द्वारा। देखिए, साधारण बहुमत में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि संसद के अंदर 300 लोग हैं। ठीक है, मान लेते हैं 300 हैं। साधारण बहुमत यानी कि 50% के साथ 151 आप लाओ और आपने विधेयक पास करा दिया। अगर बात करें विशेष बहुमत की, तो यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी कि 300 में से कम आपको 200 सीटें चाहिए। ठीक है, और विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं के द्वारा, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ से तो पहले 200 लोगों से पार कराना होगा, फिर आप उस बिल को राज्यों की विधानसभा में भेजेंगे, और जहाँ से उसको फिर पर्टिकुलरली पास होकर आना होगा। ठीक है, तो 3 तरीके हैं संविधान संशोधन कराने के।
ज़्यादातर विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम जो संविधान संशोधन किए जाते हैं वो इसी के थ्रू किए जाते हैं। साधारण बहुमत होता है जब किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, ठीक है, तो उसमें हम साधारण बहुमत के द्वारा ही कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कौन से आर्टिकल में है, 368 आर्टिकल में है। अगर भाग पूछेगा, भाग कौन सा है, तो भाग 20 है और लिया कहाँ से है, दक्षिण अफ्रीका से। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया था। देखिए, मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित करने का मतलब है कि कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होगी वो वहाँ पे बताया गया था। यह संशोधन था 91वां संशोधन जो कि 2003 में किया गया था और इसके तहत ये किया गया कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। कुल जितने भी सदस्य हैं वहाँ पर, सदन के कुल सदस्य, उनमें से 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। लेकिन साथ ही ये बोला गया कि 12 से भी कम नहीं हो सकते हैं, 12 मंत्री तो होने ही चाहिए, ठीक है। अगला है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को ये बना और इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार हैं, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, तो अमिताभ कांत नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अगला है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है। तो जब हम कोई आवाज़ हमारे कान पे आती है तो कितने टाइम तक वो हमारे कान पे रहती है, तो 0.1 सेकंड यानी कि 1/10 सेकंड तक वो हमारे कान पर उसका प्रभाव रहता है, ठीक है। अगला है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, इन क्वेश्चंस को लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है और एग्जाम में जहाँ पे प्रेशर होता है और आप थोड़ा जल्दीबाजी में होते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, ठीक है। देखिए, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था विलियम बेंटिक, ठीक है। अब यहाँ से शुरू से लेके चलते हैं। देखिए, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था बंगाल का, वो रॉबर्ट क्लाइव था, केवल गवर्नर, ठीक है। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है और पोस्ट बदल कर दी जाती है, बंगाल का प्रथम गवर्नर से लेकर जो बंगाल का गवर्नर जनरल उसको बना दिया जाता है। पहले केवल गवर्नर होता था और वो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। फिर क्या हुआ, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, पहला तो हमने पढ़ दिया लेकिन अंतिम भी तो होगा, वो था विलियम बेंटिक, ठीक है। लेकिन फिर से एक अधिनियम आता है 1833 में और विलियम बेंटिक को क्या बना दिया जाता है, बंगाल की जगह पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वह विलियम बेंटिक था, ठीक है। और फिर आता है आखिर में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। हमने क्वेश्चन में तो पढ़ दिया ना, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग को फिर क्या बना दिया जाता है, भारत का वायसरॉय, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अंतिम वायसरॉय कौन था भारत का, माउंटबेटन, ठीक है। और प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय या अंतिम अगर पूछा जाए वायसरॉय तो वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। अगर पूछेगा अंतिम अंग्रेज कौन था तो वो फिर माउंटबेटन होगा, लेकिन अगर अंतिम वायसरॉय पूछा जाएगा या प्रथम भारतीय पूछा जाएगा तो फिर राजगोपालाचारी होंगे, ठीक है। अगला है 38वीं समांतर रेखा कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो 38वीं समांतर रेखा है यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है और जो 49वीं समांतर रेखा है वो किसके बीच है, वह अमेरिका और कनाडा के बीच है, ठीक है। अगला है अपने भाई जूना खां की स्मृति में, अच्छा एक और प्रश्न यहाँ पर छूट गया, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के अंदर जो वायरस आ जाता है वहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, तो अशुद्धियों के लिए कंप्यूटर में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, बग, ठीक है। बग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा, अपने भाई जूना खां की स्मृति में जौनपुर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। देखिए, जूना खान किसका उपनाम था या किसके बचपन का नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर बना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह है एंजिल जलप्रपात, ठीक है। और किस नदी पर है, कैरो नदी पर है। और एक बार कैरो नदी की सहायक किसकी सहायक नदी है, यह प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि जो कैरो नदी है जिसके ऊपर एंजिल जलप्रपात है, यह कैरो नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो यह जो है, यह ओरिनिको जो एक नदी है उसकी सहायक नदी है, कहाँ आती है, वेनेजुएला में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा रज्जू मार्ग है यानी कि जिसको हम रोपवे कहते हैं, यह जोशीमठ और औली के बीच में उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है।
अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए दुलहस्ती परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर और भी परियोजना है। कौन कौन सी है? देखिए बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, ये दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों चिनाब नदी पर हैं और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके अलावा एक परियोजना और है सतलज परियोजना, ये किस पर है? ये भी चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लूसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़ का हमारा भाग 8 था। अब हमारे जो क्वेश्चंस की संख्या है वो हमने 400 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इन 400 क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आप लूसेंट की बुक पढ़ते हैं आप देखेंगे आपका आधे से ज़्यादा वहाँ पर कवर हो चुका होगा। काफ़ी सारे जो फैक्ट हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर नए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।